ये तो क्या कर रही है डिम्पल? ये मेरा पर्सनल सामान है, इसे मत देख। अरे जो देखना था वो तो मैंने देख लिया साबी। इसका मतलब तूने इतने समय से जो कुछ भी मुझसे कहा है वो सब केवल एक झूठ था। अरे नहीं डिम्पल, वो तो। बस कर साबी, मैं सब समझ गई हूँ। अरे तू भी हम लोगों की तरह एक मिडिल क्लास लड़की है, लेकिन तूने अपने आप को अमीर दिखाने के लिए ये सब किया। लेकिन आज तेरी पोल खुल चुकी है। हाँ डिम्पल, अभी तूने जो भी कहा है वो सब सच है। मैं भी एक मिडिल क्लास घर की लड़की हूँ, और साथ ही मेरी शादी भी एक मिडिल क्लास लड़के से ही हुई है। और ये फोटो एल्बम मुझे कहीं और रखनी थी, लेकिन ना जाने ये मेरे ऑफिस के बैग में कैसे आ गई। फिर सावी डिम्पल को सब कुछ विस्तार से बताती है। देख डिम्पल, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तू प्लीज किसी को मेरे मिडिल क्लास होने के बारे में कुछ भी नहीं बताएगी, क्योंकि अगर सबको पता चला तो मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई इज्जत उस पर एक पल में पानी फिर जाएगा। तू टेंशन मत ले सावी, मैं तेरी कलीग के साथ साथ सहेली भी हूँ, इसीलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। लेकिन एक बात कहूँ, तू ये जो कुछ भी कर रही है ये सरासर गलत है। अरे तू तो बस लोगों को दिखाने के लिए खुश रह रही है, लेकिन भीतर से तो तू बहुत दुखी है। अरे ये सब करने में आज तो तुझे बहुत मजा आएगा, लेकिन बाद में तुझे इसका पछतावा भी बहुत होगा। अरे बस कर डिम्पल, अब तू भी मेरे घर वालों की तरह मुझे ज्ञान मत दे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और तू बस उतना ही कर जितना मैंने तुझे कहा है, प्लीज डिम्पल। फिर एक रोज, ओह नो, ये देखो आनंद, ये टॉप मैंने पूरे 3,000 रुपए का खरीदा था, लेकिन ये सस्ती और पुरानी घटिया अलमारी में इसका क्या हाल हो गया। देखो कैसे कील में अटकने के कारण मेरा टॉप फट गया। ये ऊपर से बाकी कपड़ों पर जंग और मेल भी लगती रहती है। अरे ये अलमारी तो पूरी तरह सड़ चुकी है। हे भगवान, सच में साबित, अरे ये तो पूरी तरह फट चुका है, और अब तो ये किसी काम का नहीं रहा। और करो पुराने सामान इस्तेमाल। अरे 1000 बार कह चुकी हूं मैं तुम्हें कि घर के फर्नीचर खराब हो चुकी है, बदल दो इन्हें। लेकिन कोई मेरी सुने तब ना। और इसीलिए अब से मैं अपने कपड़े इस अलमारी में नहीं रखूंगी। ऐसे ही एक दिन जब तेजस्विनी मंदिर जाती है, तभी उसे वहां पर सुजाता मिलती है। और बातों बातों में तेजस्विनी सुजाता को सावी की बदलती हरकतों के बारे में सब कुछ बताती है। क्या? जी बुरा मत मानना, लेकिन आपकी बेटी से हमें ये उम्मीद नहीं थी। उसे तो बस दूसरों को दिखावा करने ही आता है, बाकी कुछ नहीं। और इतना भी दिखावा करना सही नहीं है, वरना इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, और आप बिल्कुल सही हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। जी, आपके समझाने पर शायद वो समझ जाए, क्योंकि हमारी तो वो कुछ भी नहीं सुनती। फिर सुजाता सावी को कॉल करके उसे समझाने लगती है, लेकिन सावी उसकी कोई बात नहीं मानती। अरे माँ, मैं अभी व्यस्त हूँ, और आपको वहां बैठकर बस मुझे प्रवचन देने का ही काम है। लेकिन मुझे यहाँ पर ढेर सारे काम हैं, तो मैं पहले उसे निपटा लेती हूँ, फिर आराम से आपकी बात सुनूंगी। अरे लेकिन सावी, बेटा मेरी बात तो सुन। काट दिया। हे भगवान, मैं तो इसी उम्मीद में थी कि एक मिडिल क्लास परिवार की बहू बनकर मेरी बेटी सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ये लड़की सुधरने की जगह और बिगड़ती जा रही है। सुजाता अब काफी चिंतित हो जाती है। ऐसे ही एक रोज, अरे बहू, कल हमें पंकजा बहन के घर जाना है। उनके घर पर सत्यनारायण की कथा है ना, इसीलिए तू कल ये साड़ी पहनेगी, और वो खानदानी गहने जो मैंने तुझे दिए थे ना, वही पहन लेना। लेकिन माँ जी, ये कैसी साड़ी है? इसे पहनकर तो मैं एकदम गरीब टाइप लगूंगी। अरे बेवकूफ लड़की, लोग तरसते हैं ऐसी डिजाइन की साड़ी पहनने के लिए। खास वाराणसी से लाई है मैंने, इसीलिए ज्यादा नखरे मत कर, और चुपचाप ये साड़ी पहन ले कल। अब सावी को ना चाहकर भी वो साड़ी और गहने पहनकर ही जाना पड़ता है। और फिर वहां पर
क्या बात है सावी, आज तो तुम्हें हमने पहली बार इतने सादे लुक में देखा है। अरे कैसी लग रही हो तुम? वाकई में यार, हमेशा तो तू एकदम टिप टॉप रहने वाली लड़की है, तो फिर आज तूने इतनी सिंपल सी साड़ी क्यों पहनी है? और ये किस तरह के गहने पहने हैं तूने? अरे हम तो तुझे रोजाना देखने के लिए तेरा इंतजार करते हैं, लेकिन आज तो तुमसे बेहतर हमारी साड़ियाँ लग रही है। क्यों सुहाना? और नहीं तो क्या। अब सावी को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर तेजस्विनी को सुनाने लगती है। देखा माँ जी, आज आपके कारण मेरी इज्जत फिर एक बार मिट्टी में मिल गई। मोहल्ले की औरतें मुझे देखकर हंस रही थी, बातें बना रही थी। अरे इतने लंबे समय से मैंने अपनी इज्जत बनाई थी, लेकिन आज वही इज्जत एक झटके में चली गई, और वो भी बस आपकी दी गई पुरानी साड़ी और इन गहनों के कारण। अरे बेशरम लड़की, ये तो क्या बकवास कर रही है? अरे तुझे तो अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए जो तू ये इतने सालों पुराने गहने पहन रही है। अरे तू जानती भी है क्या कि इन गहनों की आज की तारीख में क्या कीमत है? आज के जमाने में तो सारा मिलावटी सोना होता है, वही ये गहने असली है, और इनमें तो बड़ों का आशीर्वाद और प्यार बसा हुआ है। और वही दूसरी तरफ ये साड़ी वाराणसी की 130 साल पुरानी साड़ी की दुकान से खरीदी है मैंने। अरे वहां पर तो लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी होती है। देख बहू, जरूरी नहीं कि हर सस्ती या सादी चीज घटिया ही हो। कभी कभी कुछ सस्ती चीजों का मोल बहुत महंगा होता है, लेकिन तेरी जैसी लड़की ये कभी नहीं समझ पाएगी। सावी को सुनाकर तेजस्विनी वहां से चली जाती है और सावी एकदम हैरान खड़ी रहती है। माँ जी ने अभी जो भी कहा उस बात में गहराई तो थी। सावी अभी गहरी सोच में पड़ जाती है। फिर एक दिन अचानक से सावी को ऑफिस से आने के बाद चक्कर आ जाती है। सावी, आंखें खोलो सावी। ओ गॉड, माँ, सावी तो बेहोश हो गई। हे भगवान, इसे क्या हो गया? फिर अनंत और तेजस्विनी सावी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जिसके बाद उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे डेंगू मलेरिया हो गया है, जिस कारण उसे 3 दिनों तक वहीं पर एडमिट किया जाता है। फिर चौथे दिन घर आने के बाद, अरे अनंत, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ सावी, सब ठीक है। अब तुम बीमार हो ना, इसीलिए मैं हाफ डे लेकर आया हूँ। और मैंने बॉस से भी कह दिया है कि जब तक मेरी बीवी ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे हाफ डे लेने दीजिए, और बचा हुआ सारा काम मैं बाद में निपटा लूंगा। लेकिन अनंत, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, और तुम मेरे कारण अपनी परेशानी क्यों बढ़ा रहे हो? मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जिसके पास हर वक्त कोई बड़ा होना ही चाहिए। देखो, मैं तो धीरे धीरे ठीक भी हो रही हूँ, और वैसे भी घर में माँ जी और पापा जी भी तो है ना, तो तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं सावी, वो दोनों तो खुद बूढ़े हैं, और वो दोनों देखरेख कर करके भी कितनी देखरेख कर पाएंगे। अनंत प्लीज, अपने काम को आगे के लिए पेंडिंग मत रखो, नहीं तो बाद में तुम पर एक साथ बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। नहीं सावी, अब इस समय मुझे बस इतना ही समझ आ रहा है कि एक जिम्मेदार पति होने के नाते मुझे अपनी पत्नी के पास होना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। अरे काम तो होता ही रहेगा ना, लेकिन अभी उससे बढ़कर मेरे लिए तुम्हारी सेहत है। अनंत की ये बातें सुनकर सावी को बहुत अच्छा लगता है, और अनंत की गैर मौजूदगी में तेजस्विनी भी सावी की खूब देखभाल करती है। ज्यादा नखरे मत कर, और चल जल्दी से ये खिचड़ी खा ले, खास तेरे लिए बनाई है मैंने। अरे क्या माँ जी, आप डांट भी रही हो और खिला भी रही हो। तुझे जो समझना है समझ, लेकिन इस समय अपनी बड़बड़ बंद करके ये खा ले। गर्मा गर्म खाएगी तो असर होगा, वरना ठंडा होने के बाद कोई फायदा नहीं। ठीक है माँ जी, खा लेती हूँ मैं। अब सावी सादा और सिंपल खाना खा खाकर बहुत उब जाती है, जिस कारण निर्मल उसके लिए उसकी पसंदीदा मिठाई लाता है। ये ले बहू, तेरी पसंदीदा मिठाई। कड़वी दवाइयाँ खा खाकर
तेरे मुंह का स्वाद बिगड़ गया था ना, इसीलिए लाई है मैंने। खा ले बेटा, तुझे अच्छा लगेगा। लेकिन पापा जी, इसकी क्या जरूरत थी? और आपने ये मनमोहन मिठाई वाले से लाई है क्या? हाँ बहू। बाप रे! अरे क्या पापा जी, आप भी हाल ही में ठीक हुए हो और डॉक्टर ने कहा है आपको कि ज्यादा शरीर को तकलीफ ना दे और जितना हो सके आराम करें। और फिर भी आप 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहे। अरे वहां तो हर वक्त ग्राहकों की लंबी कतार लगी होती है। हाँ तो उसमें क्या हुआ बेटा? अब तेरा मुंह एकदम से बेस्वाद हो चुका था, इसीलिए मैंने ये किया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं हुई। देख, मैं एकदम सही सलामत हूँ। शुक्रिया पापा जी। अपने ससुराल वालों का ये रूप देखकर सावी को अब धीरे धीरे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। फिर एक दिन जब सुजाता उससे मिलने आती है, तभी, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन मुझे अब अपनी सारी गलतियां समझ आ रही है कि मैंने जीवन भर बस दिखावा ही किया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कभी खुद को खुश ही नहीं कर पाई। बस लोगों को दिखाती रही कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे ससुराल वालों के साथ भी मैं कभी ठीक से पेश नहीं आई। लेकिन जब मैं बीमार हो गई, तब सबने अपना गुस्सा अपनी जगह रखकर मेरी देखभाल की। और शायद यही जिंदगी की असली कमाई होती है। हाँ बेटा, अरे मैं और तेरे पापा तो तुझे हमेशा से यही समझाते आ रहे थे कि अपनी सोच बदल। और अब मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आखिरकार तुझे अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया और तू अब उन्हें ठीक करना चाहती है। हाँ माँ, मैं अब सबसे माफी मांगूंगी। लेकिन सब मान तो जाएंगे ना? अब वो तो उनके ऊपर है बेटा, लेकिन तू सच्चे मन से माफी मांगना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सावी उन तीनों से माफी मांगती है। मैं आप तीनों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आज तक मैंने हमेशा चीजों को ही महत्व दिया है, लेकिन कभी किसी रिश्ते को महत्व नहीं दिया। और आप तीनों ने इतना सब होने के बाद भी मुझे इतनी अच्छी तरह से संभाला और ये देखकर मेरी आंखें भर आई। और अब मुझे एहसास हो गया है कि आपका स्वभाव और आपका मन ही आपकी असली कमाई होती है। और अगर आप वो सही रखोगे तो दुनिया की हर एक चीज जीत पाओगे। हाँ बहू, अरे आजकल का जमाना बस दूसरों को ये दिखाने में व्यस्त है कि हमारी जिंदगी आपसे भी अच्छी है। हम भी महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगे घर में रहते हैं और सब कुछ एकदम हाई क्लास है, लेकिन असल में तो सब अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। इसलिए इंसान को अंदर से खुश रहना चाहिए, ना कि दुनिया के लिए। माँ ने बिल्कुल सही कहा सावी। कभी कभी कुछ सस्ती चीजें ही जिंदगी में सबसे ज्यादा महंगी साबित होती है, जैसे कि दादी के गहने, जिनमें उनकी यादें बसती है, क्योंकि वो कभी खरीदी नहीं जा सकती। और बहू, दिखावा करने से अच्छा जो है उसी में खुश रहे। और हम थोड़ी ना कोई गरीब लोग हैं, हम लोग भी 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाते हैं, एक अच्छे से घर में रह रहे हैं। अब और क्या चाहिए जीवन में? और रही बात सस्ती चीजों की, तो उनमें कई सारी भावनाएं जुड़ी रहती है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो। हाँ, सबको वक्त के साथ बदलना ही चाहिए, लेकिन अब हमारे पास इतना पैसा भी तो नहीं है ना कि जो मन में आए वो खरीद ले। इसीलिए थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ना। और सावी, उस दिन भी तुमने पेरिस का झूठा एडिटेड फोटो पोस्ट किया था, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि तुम अपने जीवन में इतने काबिल बनो कि जो दुनिया तुम झूठ मूठ में दिखा रही हो वो तुम सच में कर पाओ। फिर देखना, उसकी खुशी कुछ अलग ही होगी। हाँ आनंद, तुम सच कह रहे हो। और आप तीनों का बहुत धन्यवाद। आप तीनों के कारण ही मेरे जिंदगी जीने का नजरिया बदला है और अब से मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करूंगी। सावी के ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वह सुधर कर खुशी से रहने लगती है। भावना बहन, रोमेश भाई साहब, रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए एक बार। लेकिन भावना और रोमेश गुस्से में वहां से चले जाते हैं। देखा, जिसका डर था आज वही हुआ। पड़ गई ना तेरे कलेजे में ठंडक।
लेकिन माँ, आप मुझे क्यों कोस रही हो? पिछले कुछ दिनों से मैं सुधर तो गई हूं ना। अब इतने जतन करने के बाद भी मेरा हाल वही का वही है, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ उसमें? अरे अगर पहले से ही इतना रायता फैलाया नहीं होता तो उसे समेटने की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अब कौन करेगा तुझसे शादी? ऐसी ही कुंवारी रे। इतना अच्छा रिश्ता था वो, लेकिन चला गया हाथ से। किंजल भी अब बहुत दुखी हो जाती है। फिर जब रोमेश और भावना घर पहुंचते हैं, तभी क्या हुआ माँ पापा? शादी की तैयारियों की बात कहाँ तक आई? हमने उस बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि हमने वो रिश्ता तोड़ दिया है। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसी मोटी बहू। हाँ संदीप बेटा, हम तुम्हारे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ देंगे। अरे तो कितना हैंडसम दिखता है, तो तेरे लिए हम उस फुटबॉल जैसी लड़की लाए क्या? ना बाबा ना। फिर भावना और रोमेश संदीप को सारी बातें बताते हैं। लेकिन माँ, किंजल तो अब अपना वजन घटा रही है और उस हिसाब से उसे अभी तक थोड़ा पतला तो हो ही जाना चाहिए था। तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब तुझे ये सब पहले से ही पता था। अरे वो लड़की किसी भैंस की तरह फैलती जा रही है। लेकिन माँ, वो अपने आप को फिर से पहले जैसे करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगी है। अभी 15 से 20 दिन पहले ही बताया था उसने कि वो अश्विनी आंटी के कहने पर आजकल रोजाना कसरत कर रही है। वजन घटाने वाला खाना पीना भी ठीक से चालू किया है उसने। तो फिर इन सब के बावजूद भी उसके मोटापे में कोई सुधार कैसे नहीं आया? वो सब हम नहीं जानते बेटा, लेकिन तू उस लड़की को भूल जा। हम जानते हैं तुम दोनों की सगाई होने के बाद से अब तक तुम दोनों में काफी अच्छा नाता जुड़ गया है, लेकिन अब तुम्हें उस नाते को तोड़ना ही होगा। संदीप हमेशा ही अपने माँ पापा की हर बात मानता है और इस बार भी वो चुप रह जाता है। फिर बाद में संदीप अकेले में किंजल से मिलता है और तभी, अरे ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा किंजल? तुम तो मुझसे 4 गुना ज्यादा मोटी हो चुकी हो। अरे अपने आप को आईने में देखने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती क्या? यार संदीप, अब तुम तो मुझे ताने मत दो ना। नहीं किंजल, अब मैं तुम्हारे कोई नखरे नहीं झेलूंगा। तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि ये सब तुमने अपनी लापरवाही के कारण ही किया है। अरे तुम्हें अपनी भूख पर काबू रखना नहीं आता क्या? इस उम्र में ही तुम इतनी मोटी हो गई हो, तो आगे जाकर तुम्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तुम्हारी सेहत कितनी बर्बाद हो जाएगी, इस बात की कोई खबर भी है क्या तुम्हें? लेकिन मैं क्या करूं संदीप, मुझसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। अगर मैं हर आधे घंटे में कुछ भी ना खाऊं तो मुझे गुस्सा आने लगता है। जब देखो तो बस खाने का ही मन करता है। लेकिन ये बहुत गलत आदत है किंजल। अगर तुम अपने जीवन में पूरी हरकतों पर नियंत्रण नहीं लाओगी तो हर तरह से तुम असफल रह जाओगी। इसीलिए बेकाबू होकर ठूसते रहना ये पहले बंद करो तुम। लेकिन संदीप, तुमने अपने माँ पापा को मेरे घर पर इतनी जल्दी क्यों भेजा? एक बार तो मुझे बता देते ना, क्योंकि अगर मुझे सब पहले से ही पता होता कि वो दोनों आ रहे हैं तो मैं उनके सामने आती ही नहीं। अरे 15 से 20 दिन पहले ही तो तुमने मुझे कहा था ना कि तुम अपनी सेहत पर ध्यान दे रही हो। अश्विनी आंटी तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आकर तुम्हारा वजन कम करवा रही है, इसीलिए पहले मैंने उन दोनों को रोक लिया। लेकिन अब मुझे ये लगा कि 15 से 20 दिनों के बाद तुम्हारा मोटापा थोड़ा कम हो चुका होगा, इसीलिए मैंने उन्हें तुम्हारे घर जाने के लिए कह दिया। और पिछले कई दिनों से हमारी वीडियो कॉल पर भी कोई बात नहीं हुई, और शायद उसी कारण मैं भी इस बात से बेखबर था कि तुम इतनी मोटी हो चुकी हो। हे भगवान, अब क्या करें? लेकिन मुझे एक बात बताओ किंजल, कि लगातार 15 से 20 दिनों तक इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी तक रत्ती भर का भी सुधार तुम में कैसे नहीं आया? तुम तो कितनी मेहनत कर रही हो। तभी किंजल बातों बातों में संदीप को सब कुछ बताती है कि वो रचना के साथ बाहर जाकर खाना खाती है। हे भगवान, अरे तुम्हारे दिमाग पर परिणाम हो गया है क्या? तुम्हारी माँ इतनी मुश्किलें झेलकर तुम्हारा मोटापा कम करने के पीछे पड़ी है, और तुम हो के उनसे ही छुपकर बाहर जा रही हो और जो जी चाहे वो दबाव कर पेल रही हो। कितना गलत है ये सब। मैं जानती हूँ संदीप, मुझे माफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं। अरे ये सब तुम जानबूझकर बर्ताव कर रही हो। देखो किंजल, मैं अब अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकता।
मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और तुम चाहे जैसी भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे माता पिता को जरूर पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी सिर्फ अच्छाई को नहीं देखा है, बल्कि तुम्हारी सुंदरता भी देखी है। हाँ संदीप, मैं जानती हूँ। इसलिए अब अगर तुम चाहती हो कि मैं और तुम फिर से एक हो जाए, तो आने वाले 5 से 6 महीनों तक अपना वजन घटाकर फिर से पतली हो जाओ। अरे सुंदरता तो दूर की बात है, लेकिन कम से कम अपनी अच्छी सेहत के लिए तो पतली हो जाओ। संदीप की बातें सुनकर किंजल भी अब बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब पड़ोसन प्रभा घर आती है, तभी वो किंजल को देखकर एकदम चकित रह जाती है। दया रे दया! अरे किंजल बिटिया, जब मैं 3 महीने पहले गांव गई थी, तब तो तू एकदम पतली थी, लेकिन अब अचानक से 3 महीनों में इतना वजन कैसे बढ़ गया तेरा? पता ही नहीं चला आंटी कि ये सब कैसे हो गया। पर आंटी, किंजल फिर से पतली होने के लिए बहुत प्रयास कर रही है और कुछ ही दिनों में वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी। देखना आप, ऐसा ही हो जाए तो अच्छा है बाबा। इतनी सुंदर लड़की मोटी हो गई, ये देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। प्रभा की बातें सुनकर किंजल को और दुख होता है। फिर एक दिन जब वो संदीप से फोन पर बात कर रही होती है, तभी देखो किंजल, मेरे घर वालों ने मेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दिया है। अभी भी हमारी शादी की मुहूर्त के लिए 5 से 6 महीने बाकी है। ये बात मैंने तुम्हें उस दिन भी कही थी और आज भी कहूंगा। ज्यादा खाना अभी छोड़ दो और नियमित रूप से खाओ। पहले 1-2 बार में मुश्किल होगा, लेकिन आगे चलकर तुम अपनी भूख को काबू में रखना सीख ही जाओगी। हाँ संदीप, कोशिश तो वही चल रही है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ शादी करते हुए नहीं देख सकती। फिर कॉल होने के बाद किंजल अपने आप को आईने में देखती है। सारे लोग सच कह रहे हैं, मैं वाकई में बदसूरत होती जा रही हूँ। किंजल अब रोजाना की तरह सुबह सुबह अश्विनी के साथ कसरत करने लगती है और तब उसकी सांसें फूलने लगती हैं। अरे आराम से कर किंजल, देख क्या थी तू और क्या हो गई है। अपने हाथ से ही तूने अपने शरीर की बर्बादी कर दी है और तुझे इस तरह से देखकर मेरी जान बहुत जलती है। लेकिन अब जो बर्बादी की है, उसे ठीक भी तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे भी बहुत बुरा लगता है माँ, मैं पहले जैसे पूरी फुर्ती के साथ काम नहीं कर पाती, चल फिर भी नहीं पाती। पहले जैसे मैं तेज भी नहीं रही, हर काम में आलस आता है। ना जाने कहाँ खो गई थी मैं और कैसे इन सब में फंस कर रह गई। देख किंजल बेटा, अब भी अगर तुझे बाहर खाने का मन करता है तो मत खाना। अपने आप को ठीक करना अब तेरे ही हाथ में है। मैं सिर्फ तुझे सही मार्ग दिखा सकती हूँ, लेकिन उस मार्ग पर चलना तो तुझे ही है। हाँ माँ, आपने सही कहा। लेकिन अगले दिन रचना चुपके से किंजल के कमरे में मिठाइयाँ लेकर आती है। ये लो किंजल, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी मिठाइयाँ लाई हैं। आलू जलेबी, रबड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, शाही टुकड़ा, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। अब जल्दी से खाओ इसे। नहीं भाभी, मैं ये सब अब नहीं खा सकती। खाने के पीछे पागल होने के कारण ही मैं इतनी बुरी लगने लगी हूँ। लेकिन अब नहीं, अब मुझे आपको रोकना ही होगा और ये सब खाना सही नहीं है। मेरा मोटापा अब मुझ पर बुरी तरह भारी पड़ चुका है। मेरी संदीप के साथ सगाई भी टूट गई। देखा ना आपने, वो लोग मुझे देखकर कितने हैरान हो गए थे। ओह ओ किंजल, क्या तुम भी? लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि असली सुंदरता मन की सुंदरता होती है, जो भीतर से झलकती है, ना कि बाहरी सुंदरता। और तुम्हें किसी के लिए इतनी पतली होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लो, अब खाओ इसे। तुम जैसी भी हो वैसे ही बहुत सुंदर हो किंजल। नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना ये सब। मैं जानती हूँ कि मन से सुंदर होना ही सुंदरता की असली परिभाषा है, लेकिन मुझे संदीप के माँ पापा का दिल जीतने के लिए फिर से पतली होना पड़ेगा और तब जाकर ही मेरी उसके साथ शादी होगी। और ये सब करने के लिए अब मेरे पास केवल 5 से 6 महीने ही बाकी है। अरे क्या तुम भी किंजल, इतना सोचती हो? नहीं भाभी, जाने दो।
मुझे अब ऑफिस से कॉल आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये सब अश्विनी देख लेती है और रचना के पास जाकर वो उसे खूब सुनाती है। क्यों रे निगौड़ी, जब किंजल इतनी मना कर रही थी तो तू उसे बार बार ये मिठाइयाँ क्यों दे रही थी? अरे क्या माँ जी, आप भी देखा नहीं क्या, वो बेचारी कितनी उदास थी, इसलिए मैं उसे मिठाइयाँ दे रही थी। अरे उदास थी तो तू उसे सांत्वना देकर भी समझा सकती थी। इतना खिलाने पिलाने की क्या जरूरत थी? तू पहले से ही जानती है कि वो पतली होने के लिए पिछले 1 महीने से डाइट पर है, तो फिर तू उसे इतना खाना कैसे खिला सकती है? माफ कीजिए माँ जी, आइंदा से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतना बोलकर अश्विनी वहां से चली जाती है, लेकिन रचना के हाव भाव देखकर अश्विनी को उस पर शक होने लगता है। इस रचना का बर्ताव मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। किंजल को इतना सब कुछ खाने से रोकने की जगह पर ये लड़की तो उसे बढ़ावा दे रही थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, इसीलिए मुझे इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर हर रोज की तरह शाम में रचना और किंजल बाहर निकलते हैं, लेकिन उस दिन अश्विनी उनके पीछे चुपके से चली जाती है। वहां रचना किंजल को एक नाश्ते की दुकान पर लेकर जाती है। किंजल, जो खाना है और जितना खाना है तुम दिल खोलकर खा सकती हो। अरे नहीं भाभी, हम हर रोज की तरह यहाँ पर आ तो गए, लेकिन अब मुझे ये सब नहीं खाना है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो किंजल, इतना मत सोचो, छोड़ो ना वो सब और जी भर के खाओ। माँ जब गाँव गई थी तब आपने मुझे कितना खिलाया पिलाया, रोज मेरी मनपसंद डिशेस बनाई, और उन्हीं सब के कारण मेरा वजन इतना बढ़ गया है। और अब आप मुझे रोजाना चुपके से यहाँ पर लेकर आती हो और खूब खाना खिलाती हो, और ये बात माँ को बिल्कुल पता नहीं है। मैंने आपके कारण खाने पीने के बहुत मजे किए हैं, लेकिन अब और नहीं भाभी, मुझे इन सब पर रोक लगाना ही होगा। उतने में वहां पर अश्विनी आती है और वो दोनों को एक थप्पड़ लगाती है। माँ जी, आप यहाँ पर? चलो घर पर, आज तुम दोनों की खैर नहीं। फिर अश्विनी उन दोनों को घर लेकर जाती है। मुझे सब पता चल गया है। देख उत्कर्ष बेटा, अरे मैं यहाँ पर इस किंजल को पतला करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, और ये एक तेरी बीवी है जो इसे रोजाना चुपके से खिलाने पिलाने के लिए बाहर लेकर जाती है। अरे तभी मैं सोचूं कि इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी ये लड़की पतली क्यों नहीं हो रही थी। क्या? अरे ये किंजल तो है ही बेवकूफ, इसीलिए खा लेती है, लेकिन बहू बहू को तो थोड़ी अक्ल चाहिए थी ना। रचना, ये सब तुमने क्यों किया? मुझे किंजल को देखकर बुरा लगता था और इसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं इसे चुपके से बाहर लेकर जाया करती थी। झूठ मत बोलो रचना, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता था तो इसका बढ़ता मोटापा देखकर तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई क्या? अरे कल भी किंजल मिठाई खाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन ये रचना उसे खाने के लिए जबरदस्ती कर रही थी। अरे इसकी बातों से तो ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर ही किंजल को खिला पिला रही है ताकि ये मोटी हो जाए, क्योंकि अगर इसे भी हमारी तरह किंजल के मोटापे की चिंता होती तो ये उसे ये सब गलत काम करने में बढ़ावा नहीं देती और इसे कहती कि किंजल तो कम खाया कर, कसरत पर ध्यान दो। लेकिन ये मोहतरमा तो उसे पकवान खिलाई जा रही थी। बोलो रचना, पक्का ऐसी कोई तो बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो, और मैं वो अब सब समझ चुका हूं। अब हमें जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर ही किया है। क्या? हाँ किंजल, मुझे तुमसे जलन होने लगी थी, क्योंकि हर कोई बस तुम्हारी सुंदरता की ही तारीफ करता रहता और तुम्हारी और मेरी तुलना करके मुझे कम सुंदर होने के ताने दिया करता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी जैसी सुंदर तो नहीं बन सकती, लेकिन इसे मोटी बनाकर बदसूरत जरूर कर सकती हूँ। इसलिए मैंने ये सब किया। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कितना बड़ा विश्वासघात किया है आपने मेरा। लेकिन अब बहुत हो गया, अब तो इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। निकल जा यहाँ से। नहीं माँ जी,
माफ कर दीजिए मुझे। किंजल प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। उत्कर्ष, समझाओ ना माँ जी को। प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। अरे तुम्हारी इतनी गिरी हुई हरकत के बारे में जानकर मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखने का मन नहीं कर रहा रचना। तुमने बहुत गलत किया है और तू माफी के लायक ही नहीं है। अब जब तक मेरी बेटी पतली नहीं हो जाती तब तक तू इस घर में नहीं आएगी और यही तेरी सजा है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत करो। उत्कर्ष, मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगी। रहना पड़ेगा रचना। जो मेरी बहन की परवाह नहीं कर सकता, मैं उसकी परवाह क्यों करूं? किंजल को मोटा करने के लिए इतनी मेहनत की तुमने, लेकिन अब इसके पतले होने का भी इंतजार करो और इसकी शादी होने तक तुम हम सबसे दूर ही रहो। और तू किंजल, देखा ना तूने, तुझे लगा कि तेरी भाभी माँ से ज्यादा प्यारी है, लेकिन ये तो एक नंबर की आस्तीन का सांप निकली। जरूरी नहीं होता कि जो अच्छा बोले या करे वो आदमी अच्छा ही हो। कभी कभी तो दुश्मन भी अच्छे बनने का नाटक करते हैं। इसीलिए किसी के बहकावे में ना आकर जरा अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया कर। समझी कि नहीं? फिर अश्विनी रचना को घर से बाहर निकाल देती है और किंजल को भी अब जीवन भर के लिए एक अच्छा सबक मिल जाता है। रितु अब दिन ब दिन तन्वी से कुछ ज्यादा ही चलने लगती है। फिर एक दिन, और ये क्या, ये तन्वी तो गुजरते दिनों के साथ साथ और भी ज्यादा मॉडर्न होती जा रही है और ये सब इसकी ननद डिम्पल के कारण हुआ है। गुजरते दिनों के साथ साथ तन्वी और डिम्पल दोनों का रिश्ता भी पहले से ज्यादा गहरा होता जाता है। फिर एक दिन रितु तन्वी से मिलने उसके ससुराल आती है। ये लो दीदी, ये आपकी कोल्ड कॉफी। अरे तन्वी, इसकी क्या जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी बेटा, और इसे अपना ही घर समझो। शर्माओ मत, अब आई हो तो खाना भी खाकर जाना। हाँ दीदी, अब भाभी की बहन हो तो आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों भाभी? हाँ डिम्पल, तुमने सही कहा। सभी जिस प्रकार से रितु को प्यार देते हैं उसे देखकर रितु अब काफी हैरान हो जाती है। ये लोग तो मुझे ही इतना सारा प्यार और आदर सम्मान दे रहे हैं, तो इस तन्वी को तो अपनी सर आंखों पर बैठाते होंगे। फिर थोड़ी ही देर बाद जब डिम्पल और तन्वी दोनों रसोई में कुछ काम कर रही होती है और विभा अपने कमरे में किसी काम से गई होती है, तभी यही सही वक्त है। सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं और अब मैं यहाँ पर जो करने आई हूँ वो तो करके ही रहूंगी। फिर रितु तन्वी के कमरे में चली जाती है और कमरे में से डिम्पल के दिए हुए सारे कपड़ों को निकालकर उन्हें वापस डिम्पल की अलमारी में रख देती है। अब देखना मेरी इस चाल से कैसे दोनों ननंद भाभी में कलेश होता है। फिर रितु के जाने के बाद जब डिम्पल अपनी अलमारी खोलती है तब वो हैरान रह जाती है। ये क्या, ये सारे कपड़े तो मैंने भाभी को दिए थे, फिर इसे वापस कमरे में क्यों रख दिए? फिर डिम्पल फौरन तन्वी के पास जाती है और उसे ये सब बताती है। क्या भाभी, वो सारे कपड़े मैंने आपको कितने प्यार से दिए थे और आपने उन्हें वापस मेरे कमरे में रख दिए। ये आपने बहुत गलत किया है। अगर आपको नहीं चाहिए थे तो मुझे मना कर देती ना। ऐसे मेरे पीठ पीछे वापस रखने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं डिम्पल, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो कपड़े तुम्हारे कमरे में मैंने रखे भी नहीं है। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। हो सकता है कि माँ जी ने उन्हें जल्दबाजी में तुम्हारे कमरे में रख दिए होंगे। नहीं भाभी, रितु दीदी के जाने के बाद ही माँ भी मंदिर चली गई थी और तब से वो वापस आई ही नहीं है। और उनके बाहर जाने के पहले जब मैंने अलमारी देखी थी तब वो कपड़े मेरी अलमारी में नहीं थे। रहने दीजिए भाभी, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है। आपके मन में क्या है वो मुझे आज पता चल गया। लेकिन डिम्पल, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात तो सुन ले। डिम्पल नाराज होकर वहां से चली जाती है और वो तन्वी से बात करना ही बंद कर देती है। फिर अगले दिन, बोलो बहू, क्या हुआ है? तू इतनी परेशान से क्यों लग रही है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
तू और डिम्पल दोनों आज साथ में कॉन्सर्ट जाने वाले थे ना? मतलब डिम्पल अकेले ही चली गई? हाँ बहू, वो अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। क्या बात है बहू, कल से देख रही हूँ मैं, तुम दोनों बहुत शांत शांत सी दिख रही हो। ऐसा तो कभी नहीं होता है। कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? हाँ माँ जी, वो दरअसल फिर तन्वी विभा को सब कुछ बताती है। क्या? हे भगवान, ये डिम्पल भी ना सच में नादान है। तुमसे छोटी है ना, इसीलिए थोड़ी सी ना समझे। अब कपड़े यहाँ से वहां हो गए तो उसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? लेकिन माँ जी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कपड़े मेरे कमरे में से उसके कमरे में कैसे गए। खैर, आप उसे कुछ मत बोलिएगा, वरना वो और गुस्सा हो जाएगी। हाँ बहू, मैं जानती हूँ उसे, और गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद ही वो खुद से तुमसे बात करने आएगी। इसीलिए तू अभी चिंता मत कर, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, समझ गई मैं। फिर बाद में रितु तन्वी को कॉल करती है। और बता तन्वी, कैसी है तू? पीयूष आंटी जी और वो तेरी प्यारी सी ननन डिम्पल, वो सब कैसे हैं? और आजकल मैंने तेरी ननन के साथ कुछ फोटोज वगैरह भी नहीं देखे। कहीं बाहर गई है क्या वो? नहीं दीदी, घर में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन बस डिम्पल और मेरे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या? लेकिन ऐसे क्यों भला? और क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? फिर तन्वी रितु को सब कुछ बताती है। हे भगवान, अरे तन्वी, तेरा तेरी ननन के साथ इतना सब कुछ हुआ और तूने मुझे कॉल करके कुछ भी नहीं बताया। अरे दीदी, अब मुझे लगा कि आप अपने कामों में व्यस्त रहोगी, तो आपको बता के परेशान क्यों करना। अरे बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू उसकी बातों को लेकर इतना क्यों बैठी है? अगर उसे तुझसे बात नहीं करनी है तो ना करे, लेकिन मैं हूं ना, तुझे कोई भी बात करनी हो तो मुझसे किया कर और मेरे साथ घूमने चला कर। तेरी बहन है तेरे लिए, समझ गई ना? हाँ दीदी, जानती हूँ मैं। और वैसे भी ये सारी नंदे तो ऐसी ही होती है। शुरुआत में तो बहुत मीठी बनती है, लेकिन बाद में अपनी औकात दिखा ही देती है। और मुझे लगा ही था, क्योंकि कोई भी ससुराल वाले इतने अच्छे हो ही नहीं सकते जो अपनी बहू को बेटी की तरह समझे। ऐसा नहीं है दीदी, लेकिन पता नहीं अचानक से डिम्पल को क्या हो गया है, और वो इस बात को समझ क्यों नहीं पा रही कि वो कपड़े मैंने उसके कमरे में रखे ही नहीं थे। देख तन्वी, इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कर दे और अपना आत्मसम्मान रख। अगर सामने वाला तुझे इतनी फालतू की अकड़ दिखा रहा है तो तू भी उसे उसकी औकात दिखा दे। अब रितु जानबूझकर तन्वी को डिम्पल के खिलाफ भड़काने लगती है, और तभी वहां पर उसकी ननंद करीना आती है। अरे ओ रितु महारानी, और कब तक फोन पर बतियाती रहोगी? चाय का समय हो गया है मेरे। जाओ, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। और हाँ, आज मुझे चाय के साथ साथ ब्रेड पकौड़े खाने का भी मन कर रहा है, तो वो भी बना देना। ठीक है दीदी, बना देती हूँ मैं। इधर ननंद और भाभी के बीच में इतना मन मुटाव देखकर पीयूष और विभा भी काफी चिंतित हो जाते हैं, और वो दोनों डिम्पल से जाकर बात करते हैं। देखिए, आप दोनों को क्यों नहीं समझ आ रहा? वो तो झूठ पे झूठ बोले जा रही है। अगर उन्हें वो कपड़े पहनने का मन ही नहीं था तो वो खुद मुझे लाकर दे सकती थी ना। मेरे पीठ पीछे ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? और इसी वजह से मेरा दिल दुखा है। देख डिम्पल, तू ये भूल रही है कि वो तेरी भाभी है, वही भाभी जिसे तूने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, और जिसे तूने सच्ची और समझदार कहा, और अब तू ही उस पर ऐसी हरकत करने का इल्जाम लगा रही है। वही तो। अरे जहां तक मैं तन्वी को जानती हूँ, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि उसने ऐसी कोई हरकत भी की होगी, और झूठ तो वो कभी बोल ही नहीं सकती। और ये बात तो तू भी जानती है बेटा। देखिए, आप दोनों को अगर यहाँ पर बैठकर भाभी को सही और मुझे गलत साबित करना है
तो प्लीज आप दोनों भी यहाँ से चले जाइए। लेकिन डिम्पल, अगर तू अपनी जगह पर सही है तो तन्वी भी अपनी जगह पर गलत कहाँ है? कैसे गए वो कपड़े एक अलमारी से दूसरी अलमारी में? देख डिम्पल, तन्वी से ऐसे नाराज मत रहे। वो सच कह रही है, उसने वाकई में कुछ भी नहीं किया है। आप दोनों सुनोगे नहीं ना? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। फिर डिम्पल गुस्सा होकर उस कमरे से बाहर चली जाती है और ये सब देखकर विभा और पीयूष काफी चिंतित हो जाते हैं। फिर एक दिन स्कूल से आने के बाद सौम्या रितु के पास आती है। मामी मामी, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज आप मेरे लिए पास्ता बना दो ना। आ गई तुम? अरे बार बार आकर मेरा काम क्यों बढ़ाती रहती हो? जाओ, जाकर अपनी माँ से कहो पास्ता बनाने के लिए। मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। रितु की ये बातें सुनकर सौम्या बेचारी रोने लगती है और उतने में वहां पर करीना आ जाती है और वो बहुत गुस्सा होती है। अरे बेशरम औरत, तुम्हें जरा सी भी तमीज नहीं है क्या? बच्चों से कोई इस तरह से बात करता है क्या? हाँ, माफ कर दीजिए दीदी, मैं तो बस। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि किससे किस तरह से बात की जाती है और अब से लेकर आने वाले 15 दिनों तक तुम इस बात की सजा भुगतोगी। क्या? फिर करीना रितु से नॉनस्टॉप काम करवाती है और उसे केवल एक टाइम का ही खाना देती है और इसके कारण रितु का अपने ही ससुराल में जीना काफी मुश्किल हो जाता है। वही दूसरी तरफ, हाँ माँ, बोलिए ना। क्या हुआ है तन्वी बेटा? तेरी आवाज इतनी शांत शांत सी क्यों लग रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, सब कुछ ठीक तो है, कुछ भी नहीं हुआ है। झूठ मत बोल तन्वी, मैं तेरी माँ हूँ और तेरी आवाज सुनकर ही मुझे एहसास हो गया है कि कोई तो बात है। चल, अब मेरी चिंता और मत बढ़ा और जल्दी से बता दे मुझे कि आखिर बात क्या है। फिर तन्वी नंदिता को बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ होता है वो सब कुछ बताती है। जाने दे बेटा, तू इतनी परेशान मत हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। वो तेरा घर है और हर घर में ऊंच नीच तो होती ही रहती है, लेकिन तू सबके साथ प्यार से ही रहा कर, ठीक है ना? हाँ माँ, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगी। फिर ऐसे ही एक सुबह, अरे रितु, प्लीज मेरी बैग पैक करके दो ना, उसमें बस 2 दिन के ही कपड़े रखना, क्योंकि मुझे अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप पर जाना है। देखो अंकुर, मैं बाहर जा रही हूँ और सारे काम करने का टेका मैंने ही नहीं लिया है। जाओ, अपनी बहन से कहो, मुझसे पहले वही करती थी ना ये सब। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो रितु? दीदी सौम्या को स्कूल के लिए तैयार कर रही है और उस पर तुम मुझे ये बोल रही हो कि मैं उन्हें और काम दे दूं। देखो रितु, मैं अभी इस प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा हूँ, वरना मैं खुद ही कर लेता अपनी पैकिंग। मुझे अभी 30 मिनट में निकलना है यार, प्लीज मेरी मदद कर दो ना। उतने में वहां पर करीना आती है। तुम फिक्र मत करो अंकुर, मैं कर देती हूँ तुम्हारी पैकिंग, लेकिन इस नालायक लड़की के मुंह मत लगो। जाओ, जहां भटकना है भटक के आ जाओ। अरे नहीं दीदी, अब सौम्या को तैयार कीजिए ना, उसे पहले ही स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। नहीं अंकुर, कोई बात नहीं, जैसे सौम्या मेरी बेटी है वैसे ही तुम भी मेरे छोटे भाई हो और तुम दोनों भी मेरी ही जिम्मेदारी हो और तुम दोनों के लिए ये सब करना मेरा कर्तव्य है। शुक्रिया दीदी। लेकिन इस बात का रितु पर कोई असर नहीं होता और वो वहां से बाहर चली जाती है। फिर 2 दिनों के बाद रितु को पीयूष का कॉल आता है। क्या हुआ पीयूष, आज तुमने कैसे कॉल किया? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, घर में सब ठीक है। वो कल डिम्पल की बर्थडे पार्टी है ना, इसलिए आपको सहपरिवार आमंत्रित करने के लिए ये कॉल किया है। अच्छा, ठीक है पीयूष, मैं और मेरे ससुराल वाले हम सब जरूर आएंगे। लगता है अभी तक दोनों ननंद और भाभी के बीच में मनमुटाव ही चल रहा है।
इसलिए आज मुझे पीयूष ने कॉल किया। चलो अच्छा ही है, लेकिन कल वहां पर जाकर दोनों को लाइव देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन जब रितु अगले दिन तन्वी के घर जाती है, तभी वो डिम्पल और तन्वी को साथ में बात करते हुए देख लेती है और उन्हें साथ में इतना खुश देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। और ये क्या, मैंने क्या सोचा था और यहाँ पे क्या चल रहा है? ये दोनों आखिर एक कैसे हो गई? नहीं, इन दोनों को मुझे अलग करना ही होगा और आज तो मैं ऐसी चाल चलूंगी जिसके चलते तन्वी के कारण डिम्पल का बर्थडे खराब हो जाएगा। फिर रितु जानबूझकर तन्वी के तोहफे में कचरा भरने लगती है। उतने में वहां पर करीना आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे दीदी, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे इतनी घिनौनी हरकत करते हुए तुझे शर्म नहीं आती क्या? क्या हुआ है करीना दी? तन्वी ने जो तोहफा तुम्हारे लिए लाया है, ये नालायक रितु उस तोहफे में कचरा भर रही थी ताकि तुम दोनों ननन भाभी के बीच में झगड़े हो जाए। क्या? अरे नहीं तन्वी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। और मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? अरे आप तो ये कहिए कि आप ऐसा क्यों नहीं करोगी। और आपको क्या लगा हमें कुछ नहीं पता चलेगा? उस दिन जब मैं माँ के साथ फोन पर बात कर रही थी, तब उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि मेरी अलमारी में से कपड़े आपने ही निकाले होंगे, क्योंकि आप हमेशा से ही मुझसे जलती आई हो दीदी। नहीं तन्वी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है दीदी, क्योंकि उस दिन मैं और डिम्पल दोनों रसोई में थे और शायद माँ जी भी अपने कमरे में ही थी और उसी दौरान आपने वो चाल चली, क्योंकि आपसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती। और जब भाभी ने मुझे ये बताया कि आप शादी के पहले इनके साथ कैसे बर्ताव करती थी, तब मुझे भी नंदिता आंटी की बात सच लगी और उस दिन से भाभी और मेरे बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने पीयूष से ये कहा कि आपको डिम्पल के जन्मदिन के अवसर पर बुलाए, लेकिन यहाँ पर आकर आपने फिर एक नई चाल चली। अरे लानत है आप पर दीदी। अरे इसका स्वभाव तो मैं शादी के पहले दिन से ही जान चुकी थी कि ये कितनी मुंहफट बदतमीज और नालायक है। इसीलिए मैंने भी तभी तय कर लिया था कि मैं शादी के बाद जानबूझकर इसके साथ ऐसे ही बर्ताव करूंगी, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ टेढ़े तरीके से ही पेश आना चाहिए, तभी जाकर ये लोग सीधे हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ये लड़की अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकती। आपने बिल्कुल सही कहा। और दीदी, आज से आपका और मेरा नाता खत्म। मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना और अब से मैं भी तुम्हें अपने घर में नहीं लेने वाली। मैं तुम्हारे साथ हमेशा बुरी तरह से ही पेश आती थी, लेकिन वो भी इस उम्मीद में कि तुम कभी ना कभी तो सुधर जाओगी। लेकिन तुम सुधरने वालों में से बिल्कुल नहीं हो रितु। ऐसा मत कीजिए प्लीज, आप लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं अभी इसी वक्त से सुधरने की शुरुआत करूंगी, लेकिन प्लीज मुझसे नाता मत तोड़िए। प्लीज तन्वी, तू हमेशा से ही एक अच्छी बहन रही है, बुरी तो मैं थी। और दीदी, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं एक अच्छी बहू, बीवी और भाभी बनकर दिखाऊंगी। प्लीज, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। रितु की ये विनती सुनकर वो लोग उसे माफ कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे रितु सुधर भी जाती है और सभी अपने जीवन में खुशी से रहने लगते हैं।